नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और आज बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग वर्ष 2021 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने वेरी शॉर्ट ही लिया है, लेकिन काफ़ी सारे आंसर्स आप देखेंगे काफ़ी डिटेल में मैंने यहाँ डिस्कस भी किया है। तो दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इनको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। मैं सारे को डिटेल्स में अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि और भी क्वेश्चंस मुझे आपके लिए अभी लाने हैं, लेकिन हाँ इनके आंसर्स हैं यहाँ पर और इनका पीडीएफ मैं आपको साथ में अटैच कर देता हूँ ताकि आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हम ले सकते हैं वो है कि व्हाट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग, निर्देशक परामर्श क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जल्दीबाजी में थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में अगर थोड़ा शब्दों के प्रयोग में अगर आपको कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे साथ वीडियो को देखते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इंग्लिश वाला कंटेंट जो है मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा सा समय लगा है और इसकी वजह से जल्दीबाजी में अगर पूरी तरह से ट्रांसलेशन में कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बट हाँ, कंटेंट आपको समझा देता हूँ मैं जिससे कि आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं वो ये है कि व्हाट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसे हम बोलते हैं निर्देशक परामर्श। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंसलिंग जो होगी यानी कि इस परामर्श में परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है, क्योंकि इसे लोगों की मदद करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कि आप कैसे अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, आप कैसे अपनी समस्याओं की पहचान करना सीख सकते हैं। आपको अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण भी आप अपने आसपास उपलब्ध साधनों से, उपलब्ध लोगों के मध्य कैसे खोज सकते हैं, इस बात में आपकी मदद करने के लिए डायरेक्टिव काउंसलिंग या फिर निर्देशक परामर्श दिया जाता है। इस प्रकार की परामर्श को अन्यथा परामर्शदाता जो है केंद्रित परामर्श के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इस तरह की जो आपकी काउंसलिंग होती है, निर्देशक परामर्श होता है, इसे हम लोग परामर्शदाता केंद्रित परामर्श के रूप में भी जानते हैं। अर्थात इस तरह की जो परामर्श की प्रक्रिया होती है इसमें परामर्शदाता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए परामर्शदाता केंद्रित परामर्श की प्रक्रिया है। काउंसलर यह समझाने में काफ़ी समय लगाता है कि वह किस दौर से गुजर रही है, यानी कि जिस प्रकार की समस्या हो रही होती है उस प्रकार की समस्या को समझने के लिए जो काउंसलर होता है बहुत सारा समय लेता है। आपकी क्या समस्या है उसको जानने के लिए अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग करता, आपसे अलग अलग तरीके से प्रश्न करता, आपसे अलग अलग तरीके से संबंध यानी कि आपसे अलग अलग तरीके से जुड़ने का प्रयास करता, ताकि आपकी समस्याओं का वो सबसे बेहतर निवारण आपको उपलब्ध करा सके। निर्देशक परामर्श की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों एक जो परामर्शदाता होता है, जो काउंसलर होता है, वह आपसे कई सारे विशिष्ट प्रश्न पूछता है और जिससे कि उसको इस बात का पता चल जाए कि तनाव के मुख्य कारण हैं तो क्या है। अंत में वह कुछ आपको सुझाव भी देता है जिससे कि आप अपनी समस्याओं के समाधान में प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की बात करी जाए कि डायरेक्टली काउंसलिंग आखिर है क्या, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं एक केंद्रित, मतलब परामर्शदाता केंद्रित, यानी कि यहाँ पर जो काउंसलर होती है उसकी भूमिका, यानी जो काउंसलर होगा उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वह आपके साथ बहुत ही घनिष्ठता के साथ, बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही नज़दीकी रूप से आपसे जुड़ जाता है, ताकि वो आपकी समस्याओं को बिल्कुल खुद समझ सके और फिर उस स्तर पर जाकर आपकी समस्याओं का वो सबसे उचित समाधान दे सके। कई बार क्या होता है, समस्याओं का समाधान जनरलाइज होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको बुखार है तो वो आपको पैरासीटामोल ऑफर करते हैं, क्योंकि बुखार में आमतौर पर पैरासीटामोल दिया जाता है। अगर पैर में मोच आ जाए या कोई हड्डी मामूली सी टूट जाए तो पैरों में प्लास्टर लगा दिया जाता है। ये क्या है, साधारण उपाय। लेकिन अगर किसी के पैरों में प्लास्टर के बाद में भी अगर उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो उस प्रकार की जो समस्या, जहाँ की स्पेशलिस्ट आपकी बीमारी का एकदम से सही सही पता लगाता है, जो कि साधारण रूप से आपकी बीमारी का उपाय नहीं हो सके। अगर आपको बार बार बुखार हो रहा है तो आपको आप पैरासीटामोल न देके आपकी समस्या की पूरी जड़ से जांच की जाती है। तो जब इस प्रकार की परामर्श की प्रक्रिया होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं निर्देशक परामर्श, यानी कि डायरेक्टिव काउंस। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं।
अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। देखिए, व्यावसायिक मार्गदर्शन का क्या महत्व है। दोस्तों, व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों को अपनी क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं, उनके अंदर जो कौशल हैं या उनके अंदर जो विद्यमान गुण हैं उनका आकलन करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यावसायिक जो आपका मार्गदर्शन होता है इससे छात्र को उसकी खुद की ही समझ होती है। परिणाम स्वरूप छात्र खुद को जानते हैं और अब तक का सर्वश्रेष्ठ चुनने में वो सक्षम हो सकते हैं और उनके पेशेवर पसंद का भी उनको ज्ञान होता है। अर्थात कि जब आपके पास में व्यावसायिक मार्गदर्शन मिलता है तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खासियत है, आपके अंदर कौन से वो गुण हैं, कौन से वो कौशल हैं जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर वो विद्यमान जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो अनुभव है, उसका किस तरह से आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत दी जाती हैं। वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत आप इस बात को समझ पाते हैं कि आप किस क्षेत्र में आगे चलकर बेहतर कर सकते हैं। आप एक इंजीनियर बन सकते हैं, कि एक डॉक्टर बन सकते हैं, कि आप खुद का अपना बिजनेस कर सकते हैं, कि आप इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। मतलब वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसा गाइडेंस होता है जो आपको इस बात के लिए सक्षम बनाता है, इस बात की सोचने के लिए आपको तैयार करता है कि आप किस क्षेत्र में बेहतर करने योग्य हैं, या आप अगर जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए आपको किन आवश्यक गुणों का या किन आवश्यक ज्ञान का, या आप बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत पड़ेगी या क्या आपको करना है। इस तरह की हर एक जानकारी का आपको जो है पता मिलता है, आपको हर तरह की जानकारी का आपको उपलब्ध कराई जाती है वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत, व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत। व्यावसायिक मार्गदर्शन को राष्ट्रीय व्यावसायिक मार्गदर्शन संघ द्वारा परिभाषित किया है। हम इसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवसाय चुनने, उसकी तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने और उसमें प्रगति करने में सहायता करने की प्रक्रिया को ही हम व्यावसायिक मार्गदर्शन कहते हैं। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक सा आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन मिला है, और मैं चाहता हूँ कि जब 5 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरह के ही उत्तर यहाँ पर लिखें। आगे देखते हैं, व्यावसायिक मार्गदर्शन को देखते हैं। मार्गदर्शन को छात्रों को व्यावसायिक दुनिया के भीतर बेहतर कैरियर के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि कैरियर टॉक, कैरियर कॉर्नर, कैरियर सम्मेलन, औद्योगिक यात्रा, नकली साक्षात्कार, मतलब कि ओरिजिनल जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे पहले बहुत सारे आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं ना, तैयारी करने के लिए इंटरव्यू करते हैं, दोस्तों के साथ इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो इस तरह की नकली साक्षात्कार और व्यावसायिक परामर्श आदि को संभालने में मदद करता है। इस तरह की जो आपकी आवश्यकताएं होती है, आपको जो जानने की जरूरत होती है, उन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया होती है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन का अर्थ ही यही होता है कि आपकी जो व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो आवश्यकता है, व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जिन भी गुणों के या जिन भी सूचनाओं की आपको आवश्यकता होती है वो व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंतर्गत आपको मिलता है। जैसे कि हम उनको बोल सकते हैं जॉब कंसल्टेंट बोल सकते हैं, जॉब काउंसलर बोल सकते हैं। तो जो आपको मदद करते हैं कि आपके अंदर जो भी गुण हैं उनके साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन में व्यावसायिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफल होने में क्या करना है, किस तरह से करना है, उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताया जाता है। क्या कैरियर के उपलब्ध क्षेत्र हैं, क्या कैरियर में आप किस तरह से कैरियर बना सकते हैं, आपके लिए क्या क्या उपलब्ध ऑप्शन है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन सारी चीज़ों को आपको कैरियर काउंसलिंग के तरह अंतर्गत, वोकेशनल कैरियर काउंसिल के अंतर्गत, वोकेशनल गाइडेंस के अंतर्गत बताया जाता है। देखिए, इंग्लिश में मैंने इसकी डिटेल में आंसर लिखे हैं तो प्लीज़ इनको पढ़िएगा, और ऐसा नहीं है कि हिंदी में आपको समझ नहीं आएगा, तो बहुत डिटेल में मैंने दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो है 15 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि 7.5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो ये हम लोग कर ही चुके हैं। व्हाट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस इन स्कूल। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि स्कूल में आपको, विद्यालय में मार्गदर्शन की आखिर आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति को उसकी अपनी क्षमता को समझने, उसकी जो बुद्धि का स्तर है, उसके परिपक्वता के स्तर को समझने और आत्म अवधारणा के ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए,
काउंसलिंग क्या करता है, आपको इस बात से मदद करता है। जब स्कूल में भी काउंसलिंग हो या एक टीचर भी एक काउंसलर के रूप में भी काम करता है, तो जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है तो काउंसलिंग एक ऐसी अ, आप बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व के बारे में उसको पता चलता है। मैं कितना सक्षम हूँ, मेरे अंदर क्या अच्छी बात है, मेरे अंदर क्या अच्छे कौशल है, मेरे अंदर कौन से गुण हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, किस क्षेत्र में मुझे अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मेरे अंदर कौन सी कमियाँ हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में आप जान पाते हो। आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, आपके सामने कोई समस्या है, आप व्यक्तिगत रूप से परेशान हैं, या फिर आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो पा रहा है, आप पारिवारिक रूप से किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से ग्रसित हैं, ऐसी कोई भी समस्या हो या आप ऐसी कोई भी बातचीत, जब आप किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, किसी को अपनी बातें बताना चाहते हैं, तो इन सारी समस्याओं को, इन सारी चीज़ों को एक माध्यम प्रदान करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। यानी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति अपने खुद के विचारों को व्यक्त करता है, अपनी बातों को दूसरे काउंसलर के सामने रखता है, और हो सकता है उस प्रक्रिया के दौरान काउंसलर के माध्यम से उसे अगर किसी समस्या का उसको सामना करना पड़ रहा है तो उसका उसे समाधान भी दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे, मार्गदर्शन सेवाएं लोगों को, यानी कि जो छात्र हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति मार्गदर्शन ले रहा है, लोगों को उनकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं का यथासंभव प्रभावी ढंग से समाधान प्रदान करने या उनकी समस्याओं को हल करने का प्रभावी ढंग प्रदान करता है। स्कूल में मार्गदर्शन सेवाओं के कई सारे महत्वपूर्ण प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से हमने कुछ प्रमुख प्रकार लिए हैं। एक स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के मुख्य रूप से 6 सेवाएं शामिल हो सकती हैं। पहला है ओरिएंटेशन, दूसरा है परामर्श, देखते लिखते चलते हैं इसको। पहला होता है ओरिएंटेशन, तो एक मिनट दोस्तों। सो यहाँ पे देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो। तो पहला होता है ओरिएंटेशन, दूसरा होता है परामर्श मिलना, पुतली सूची यानी कि जो छात्र हैं उनकी सूची का निर्माण करना। तो पीपल्स इन्वेंटरी मतलब कि आप अलग अलग छात्र होंगे, अलग अलग छात्रों की अलग अलग समस्या होंगे, उन सारी समस्याओं या विशेषताओं की, छात्रों की अपनी अपनी विशेषताएं होती, छात्रों के अपने अपने कौशल होते, गुण होते, इन सारी चीज़ों का एक डेटाबेस बनाना, एक इन्वेंटरी बनाना, जिससे कि आगे काउंसलर को इस बात में मदद मिले कि आखिर किन अलग अलग समस्याओं का आमतौर पे छात्रों को सामना करना पड़ता है, वो कौन कौन से आवश्यक गुण आमतौर पे छात्रों में देखने को मिलते हैं, या छात्रों को आमतौर पे किन समस्याओं से सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों की, यानी कि छात्रों के बारे में विभिन्न छात्रों से जब साक्षात्कार होता है, बातचीत होती है, तो जो अलग अलग डेटा मिलता है उनके माध्यम से एक छात्रों की एक सामान्य सी इन्वेंट्री, सामान्य सी जानकारी सूची का निर्माण करना भी आपका जो है स्कूल मार्गदर्शन की प्रक्रिया में आता है। तो ये प्रक्रिया जो आपकी जानकारी इकट्ठा करने की होती है, छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी होती है और छात्रों के सामूहिक रूप से भी होती है। यानी कि एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो बनता है, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में, या फिर पूरे क्लास के अनुसार भी इसको बनाया जा सकता है। व्यावसायिक जानकारी, स्कूल मार्गदर्शन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को व्यावसायिक जानकारी दी जाती है, यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाता है कि वो किस प्रकार से आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से वो शिक्षा के अवसरों के प्राप्त करने के बाद वो अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, किसी व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, किन चीज़ों के लिए उन्हें प्रयास करना होगा, किन गुणों की उनके अंदर आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें व्यावसायिक जानकारी के अंतर्गत। प्लेसमेंट और अनुवर्ती सेवाएं, यानी कि प्लेसमेंट कराना। देखिए, स्कूल मार्गदर्शन प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्लेसमेंट होते हैं, यानी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ में छात्रों का साक्षात्कार करना, वहाँ जॉब मिलने की प्रक्रिया में उनको सक्षम बनाना, जॉब मिलने में छात्रों को मदद करना। उसके बाद जॉब मिल जाए तो छात्र कैसे कर रहे हैं काम, उनका स्तर कैसा है, वो किस तरीके से अपने नए कार्यस्थल पर एक नया जॉब जहाँ उन्होंने पकड़ा है, यहाँ जहाँ नया जॉब उन्होंने लिया है, वहाँ कैसा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें कोई समस्या तो नहीं हो रही नए काम में। जैसे कि आप एक स्टूडेंट और आपका प्लेसमेंट कहीं हो जाता है, आपको जॉब मिल जाती है, तो आप अपने नए जॉब प्लेस पे कैसा कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपका प्रदर्शन खराब तो नहीं हो रहा है, आप अच्छा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की बहुत सारी फॉलोअप का मतलब होता है जो काम आपने कर दिया, यानी कि छात्रों का
प्लेसमेंट तो हो गया, अब प्लेसमेंट के बाद छात्र कैसा कर रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनका प्रदर्शन कैसा है, इस बात का भी फॉलोअप करना, ये भी स्कूल मार्गदर्शन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। पुनर्वास कार्यकर्ताओं से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिहैबिलिटेशन वर्कर। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पुनर्वास कार्यबल में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत हम फिजियोथेरेपिस्ट को ले सकते हैं, व्यावसायिक चिकित्सक को ले सकते हैं, भाषण और भाषा चिकित्सक को ले सकते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट को ले सकते हैं, ऑर्थिस्ट को ले सकते हैं, प्रोस्थेटिक को, नैदानिक मनोवैज्ञानिक, भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास डॉक्टर और पुनर्वास नर्सों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरी रिहैबिलिटेशन वर्कर की एक बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मात्र इतने ही लोग नहीं होते, इसके अंतर्गत हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे छात्र, हमारे स्कूल के शिक्षक, ऐसा हर एक व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को पुनर्वास की प्रक्रिया में मदद करता है वो पुनर्वास कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। पुनर्वास का मतलब होता है कि जब व्यक्ति साधारण जीवन में साधारण क्रियाकलाप करने की प्रक्रिया में अपने आप को पूरी तरह से असक्षम समझने लगता है तो उसे इस बात का मनोबल देने के लिए, उसे वापस इस बात के लिए योग्य बनाने में, उसके अंदर इस बात का आत्मविश्वास जागृत करने में कि वो इस बात हर एक काम करने में सक्षम है, वो किसी से किसी प्रकार से कम नहीं है, वो भी साधारण जीवन जी सकता है, साधारण लोगों की तरह अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस बात का उसको विश्वास दिलाने के लिए, इस बात का उसके अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को तैयार करने की प्रक्रिया में सब जो लोग शामिल होते हैं उन्हें हम पुनर्वास कार्यकर्ता कहते हैं। पुनर्वास कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वास सेवाओं का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति को पूर्ण और प्रभावी भागीदार के रूप में समाज के एक अभिन्न हिस्से के रूप में तैयार करना होता है, जिसमें अध्ययन, काम करना, अन्य नागरिकों के समान सभी सेवाओं के प्रयोग में सक्षम बनाना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब आपने देखा होगा, कुछ लोग शराब पीने लगते हैं और उनको शराब की लत लग जाती है, कुछ लोग किसी और प्रकार की जो है गंभीर नशा करने लगते हैं और उनको लत लग जाती है। कुछ लोग जो हैं समाज में अपने आप को समाज के साथ जोड़ नहीं पाते, लोगों को भीड़ से डर लगता है, किसी दुर्घटना, किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण कई बार जो लोग हैं, लोग दूसरे लोगों से बातचीत करना ही नहीं पसंद करते, बिल्कुल समाज से कट जाते, यानी किसी मानसिक बीमारी का वो शिकार हो जाते। तो इस तरह की किसी भी व्यक्ति जो कि किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो है अपने आप को पूरे समाज से कटा कटा सा महसूस कर रहा है, या उसके अंदर किसी प्रकार की गलत धारणा आ गई है जिसकी वजह से वो समाज में अपना पूरा योगदान जो सकारात्मक योगदान नहीं कर सकता। अब इसके अंतर्गत हम सकते हैं बाल अपराधी हो सकते हैं, इसके अंतर्गत पुनर्वास के योग्य जो है आपके अपराधी हो सकते हैं, इसके अंतर्गत मानसिक रूप से जो है बीमार रोगी हो सकते हैं, आप डिप्रेशन के अंतर्गत आने वाले छात्र हो सकते हैं, किसी बीमारी या किसी दुर्घटना या किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या का सामना कर रहे एक ऐसे व्यक्ति को भी हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं जो कि समाज में बिल्कुल कटा कटा सा है, या फिर समाज में वो अपना योगदान कर ही नहीं पा रहा, या समाज के रूप में अपने आप को देख ही नहीं पा रहा। तो ऐसे सब व्यक्ति जिनको कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, सामाजिक धारा से जोड़ने की आवश्यकता है, जिनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की ज़रूरत है कि वो भी सक्षम हैं, वो भी समाज का हिस्सा है और वो भी हर एक वो काम कर सकते हैं जो कि एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारा समय, बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा ध्यान केंद्रित करके परिश्रम करना पड़ता है व्यक्ति के साथ, तब जाके जो है व्यक्ति का पुनर्वास हो पाता है। आम रूप में हमने देखा होगा पुनर्वास प्रक्रिया के लिए देखा होगा शराबियों का या कि जो किसी नशीली पदार्थ का प्रयोग करते हैं उनके लिए पुनर्वास की प्रक्रिया सरकार द्वारा या फिर हॉस्पिटल्स द्वारा या एनजीओ द्वारा चलाई जाती है। तो पुनर्वास प्रक्रिया में मैंने आपको बता दिया कि कौन हो सकता है, कौन से लोग हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण के बारे में समझते हैं। ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा,
हम जस्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एक उपलब्धि परीक्षण विकसित कौशल या ज्ञान की परीक्षा है, यानी कि आपने अभी तक क्या सीखा है, आपकी समझ क्या है, आज तक जो भी आपने सीखा है उसका स्तर क्या है, उसका अगर मूल्यांकन किया जाए तो आपका मूल्यांकन का जो परिणाम होता है उसे हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण का सबसे सामान्य प्रकार एक मानकीकृत परीक्षण होता है, जिससे किसी दिए गए ग्रेड स्तर में सीखे गए कौशल और ज्ञान को मापने के लिए विकसित किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप 1 साल तक किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या 2 महीना 3 महीना किसी कार्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसके बाद आपका उसमें उपलब्धि परीक्षण होती है। तो उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि जब आप निश्चित समय तक एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको आपने किस हद तक सीखा है, किस हद तक समझा है, किस हद तक उस चीज़ की समझ के बाद आप उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, इस बात का परीक्षण करना ही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ये छात्रों के साथ भी होता है, ये किसी डॉक्टर के साथ भी होता है, किसी इंजीनियर के साथ भी होता है कि जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं अब आप उसको किस हद तक समझ गए हैं, इस बात का परीक्षण जब किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तो आमतौर पर नियोजित निर्देशन के माध्यम से, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होता है, क्विज होता है, तो ये जो निर्देशन होते हैं निर्देशन के माध्यम से, जैसे परीक्षण या कक्षा निर्देश, उपलब्धि परीक्षण जिससे जिस उद्देश्य के लिए प्रशासित किया जाता है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए उपलब्धि परीक्षण भी कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, उपलब्धि परीक्षण जो है आपका निदानात्मक हो सकता है, रोग सूचक परीक्षण हो सकता है, सटीकता परीक्षण हो सकता है, शक्ति परीक्षण हो सकता है, इसके अलावा ये आपका स्पीड टेस्ट हो सकता है। तो उपलब्धि परीक्षण अलग अलग प्रकार के, अलग अलग अवधि के और अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। इसके ऊपर और भी आप डिटेल में आंसर लिख सकते हैं, बट आप मेन कंटेंट इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आपके 2 नंबर यानी कि आपके प्रश्न में 1 नंबर का पूछा जाता है तो। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि परीक्षण जो हम लोगों ने पहले भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। बुद्धि परीक्षण के सबसे सामान्य प्रकार है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट, यूनिवर्सल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, डिफरेंशियल एबिलिटी स्केल, पीबॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट, उसके बाद वेस्लर व्यक्तिगत उपलब्धि परीक्षण, छठा है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और वुडवॉक जॉनसन थर्ड टेस्ट ऑफ कॉग्निशन। यानी कि ये देखते हैं, माफ़ करिएगा 1 मिनट। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। आखिरी प्रश्न है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस। देखिए समूह में मार्गदर्शन का क्या महत्व है। समूह मार्गदर्शन प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अवधारणा को बार बार समझाने के बजाय एक साथ कई लोगों को लाभकारी जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया। मतलब कि अब अगर आप एक समूह को कुछ सिखाना चाहते हैं तो इसके बजाय कि आप हर एक व्यक्ति को एक एक करके सिखा रहे हैं, आप पूरे समूह को एक साथ निर्देशित करते हैं, एक साथ उनको जानकारी उपलब्ध कराते हैं, एक साथ प्रशिक्षण देते हैं। तो जब किसी एक समूह को एक साथ शिक्षित किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें किसी कार्य या कौशल को उपलब्ध कराया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समूह मार्गदर्शन। उदाहरण के लिए जैसे रोगियों का एक समूह, हॉस्पिटल में मानसिक रूप से ग्रसित एक रोगियों का समूह, अगर उन्हें एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, या फिर स्कूल में जैसे कि क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको क्या है वहाँ पे किया जाता है, समूह में मार्गदर्शन किया जाता है। खेल के मैदान में समूह में मार्गदर्शन किया जाता है, ना कि एक एक करके। तो जब व्यक्तिगत रूप से ना होकर सामूहिक रूप से आपको प्रशिक्षण दिया जाए, मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं समूह मार्गदर्शन। यह समूह के नेता को शिक्षित करने का एक अधिक कुशल तरीका प्रदान करता है। यानी कि जो समूह में जो लोग काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो ग्रुप का लीडर होता है, यानी कि आपका गाइड हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपका कोच हो सकता है, उसके लिए काफ़ी सरल और काफ़ी प्रभावी तरीका है कि वो एक साथ ही अपने पूरे समूह का निर्देशन कर सकता है, उनको प्रशिक्षण दे सकता है, उनको नई बातें सिखा सकता है, या उन्हें जिन भी बातों का उनसे अवगत कराना उसे वो अवगत करा सकता है। यह व्यक्तियों को अपने जैसे मुद्दों का सामना करने वाले, मतलब कि आप जिस तरह की समस्या का समाधान कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार की समस्या का समाधान अगर कोई और भी कर रहा है या अन्य कई सारे लोग कर रहे हैं, तो उनके साथ आप जो है अपनी बातों को चर्चा कर सकते हैं, आप अपनी बातों को उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो समूह मार्गदर्शन प्रक्रिया का अर्थ ये होता है कि एक ही प्रकार की मनोवृत्ति वाले, एक ही प्रकार की समस्या का सामना करने वाले लोग या एक ही प्रकार की रुचि रखने वाले लोगों का जब मार्गदर्शन होता है
तो यह एक ही लक्ष्य या उद्देश्य से काम करने वाले लोग जब एक समूह में बैठकर मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग समूह मार्गदर्शन कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही विशिष्ट लाभ हैं और इनको हम समझते देखिए, समूह में काम करने का सबसे पहला लाभ तो यही है कि विशेष विषयों के लिए विशेष समूह सम्मेलन, करियर, शैक्षिक सेमिनार आ, उपलब्ध कराना या इनका संचालन करना आसान होता है। क्लब्स के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से लोग अपने विचारों को आपस में साझा कर सकते हैं। इसके अलावा यह काफ़ी किफ़ायती और कुशल होता है। देखिए, एक ही चीज़ अगर हर एक व्यक्ति को सिखाना है तो जब एक बार में समूह में मार्गदर्शन होता है तो इससे समय क्या, पैसे का, अब यहाँ पे देखिएगा इन पॉइंट्स को आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि इसके महत्व क्या है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट आंसर के हिसाब से मैंने नहीं लिखा वेरी शॉर्ट, बल्कि शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से भी लिखा, तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी किफ़ायती और समय को बचाने वाला भी प्रक्रिया है। यह सामान्य छात्रों की सहायता करता है और यह छात्रों के साथ साथ अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। देखिए, एक छात्र को अगर आप एक बार करते हैं तो शायद आप उसके साथ में उतनी ठीक से बातचीत ना कर पाए। समूह में बात करने से फायदा क्या होता है कि अगर एक प्रशिक्षक छात्र से बात नहीं भी कर पाता तो जो छात्र होता है या सीखने वाला होता है जिसका मार्गदर्शन समूह में किया जा रहा है वो अपने समूह के अन्य सदस्यों से भी सीख लेता है। तो सामूहिक प्रदर्शन से, सामूहिक मार्गदर्शन की प्रक्रिया में सबसे अच्छी बात यही होती है कि व्यक्ति को समूह का भी लाभ मिलता है। यह छात्रों को सामान्य समस्याओं पर चर्चा करने के अवसर देते हैं। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप जिन बातों को साझा करना चाहते हैं, आपकी जो भी समस्या है वो आप जब समूह के सामने रखते हैं तो आपको विभिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलता है, कई प्रकार के समस्याओं का समाधान करने को आपके सामने सुझाव मिलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये छात्रों के नजरिए एवं व्यवहार में सुधार करने में मदद करता है। यह उन समस्याओं पर सामूहिक निर्णय पर ध्यान केंद्रित करता है जो समूह के लिए सामान्य है। तो समूह में जब गाइडेंस मिलती है, समूह में जब परामर्श मिलता है, समूह में मार्गदर्शन होता है तो इसका फायदा ये है कि यहाँ पर समूह के लिए जो सामान्य समस्या है, समूह के लिए जो सामान्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जो आपको यहाँ पर लिखने चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैरियर कॉन्फ्रेंस, या जिसे हम बोलते हैं कैरियर सम्मेलन क्या है। जी हाँ दोस्तों, कैरियर सम्मेलन क्या है। तो देखिए, कई स्कूलों द्वारा प्रदान की गई एक व्यावसायिक बैठक जिसमें कि व्यावसायिक क्षेत्र के प्रतिनिधि इच्छुक छात्रों से मिलते हैं और उस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों और आवश्यकताओं से संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित सवालों के जवाब देते हैं। एक कैरियर सम्मेलन छात्रों के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिलने का एक बहुत ही अच्छा अवसर। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों वोकेशनल मीटिंग या कैरियर कॉन्फ्रेंस की, इसका अर्थ ये होता है कि स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल बच्चों के लिए, यानी कि स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी स्तर पर जब छात्र पढ़ रहे होते हैं तो उनको उनके कैरियर संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है। तो कैरियर कॉन्फ्रेंस की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी उपक्रम हो, चाहे आपके बिजनेस क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र से, रिसर्च के क्षेत्र हो, हर एक अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि आते हैं और छात्रों के साथ में बातचीत करते हैं। छात्रों को वो अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपने अपने स्पीच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से बताते हैं कि वो जिस क्षेत्र से जुड़े। मान के चलिए एक डॉक्टर आता है, एक इंजीनियर आता है, एक साइंटिस्ट आता है, एक बिजनेसमैन आता है, या फिर एक रिसर्चर आता है, या फिर एक खेतीहर मजदूर ही आता है। हर एक व्यक्ति जब छात्रों से संपर्क करते हैं तो वो बताते हैं कि वो जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उसमें क्या क्या अवसर हो सकते हैं छात्रों के लिए, किस प्रकार से छात्र आर्थिक रूप से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार छात्र इस क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। तो कैरियर कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही होता है कि विभिन्न कैरियर के ऑप्शन है, यानी कि जो जीवन में आगे बढ़ने के लक्ष्य हो सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के जो क्षेत्र हो सकते हैं, उसके बारे में उनको सूचनाएं प्रदान की जाए। तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र से आने वाले एक्सपर्ट अपनी अपनी जानकारी साझा करते हैं, अपनी अपनी जानकारी देते हैं और छात्रों को ये अवसर प्रदान करते हैं कि उनके दिमाग में जो भी सवाल है, उनके दिमाग में जो भी जिज्ञासा है, या उनके दिमाग में जो भी प्रश्न है वो उनको पूछें और अपने प्रश्नों का समाधान करें, ताकि कैरियर संबंधित अगर उनके दिमाग में कोई हिचक, कोई जानकारी की आवश्यकता या किसी व्यक्ति का संपर्क चाहिए उनको, तो वो कैरियर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको मिल सकता है। माफ़ करिएगा दोस्तों, जस्ट मैं आपको भी कर रहा हूँ। कैरियर सम्मेलन एक छात्र को यह दिखाने के लिए
कई स्कूलों में अभ्यास किए जाते हैं कि उनका पेशा कहाँ है और उनकी क्षमता है। इसको मैं ठीक से समझाता हूँ, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा ये हो गया। देखिए, कैरियर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इस बात का छात्र को पता चलता है कि असल में उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर जो अभी स्किल है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो कौशल है, उसके आधार में वो सही में किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, किस क्षेत्र में आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से में वो आगे बढ़ सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, जॉब पा सकता है। एक कैरियर सम्मेलन की मदद से जो है व्यक्ति इस बात की समझ प्राप्त कर सकता है कि कैरियर सम्मेलन जीवन में लाभकारी अंत, यानी कि देखिए, कैरियर सम्मेलन की मदद से आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, कैरियर में आप अपने लिए रोजगार के सबसे बेस्ट अवसर देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कैरियर कॉन्फ्रेंस की मदद से संभव हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। केस स्टडी क्या, देखिए, केस स्टडी एक शोध की पद्धति है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केस स्टडी आखिर है क्या। व्हाट इज केस स्टडी, यहाँ पे देखते हैं। तो केस स्टडी एक शोध पद्धति है जिसे आमतौर पर सामाजिक और जीव विज्ञान के रूप में देखा जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह समय की अवधि में, एक निश्चित समय की अवधि में किसी व्यक्ति, समूह या स्थिति आदि का विस्तृत अध्ययन करने की प्रक्रिया। तो केस स्टडी का मतलब यह होता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक और मनोसामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी एक विषय के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी समूह के ऊपर हम एक निश्चित समय अवधि के लिए निगरानी रखते हैं। उसके ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके से अध्ययन करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उन डेटा का हम लोग फिर विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें तो एक केस स्टडी को एक व्यक्ति, लोगों के समूह या एक इकाई के बारे में गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य कई इकाइयों का एक सामान्यीकरण करना होता है। मतलब कि उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे बरसात के समय में हो सकता है देश के अलग अलग हिस्सों में बरसात की मात्रा जो है अलग अलग होती है, तो ये केस स्टडी किया जाए कि पिछले 5 वर्षों में बरसात का जो वितरण है, यानी बरसात की जो मात्रा होती है, वर्षा की जो मात्रा है, वो कैसी रही है अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये भी क्या होता है, केस स्टडी। हमने 5 साल के लिए देखा और क्या देखा, मात्रा का हमने अनुमान लगाया, निष्कर्ष निकाला। तो केस स्टडी का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि के लिए एक निश्चित विषय के ऊपर। इसी तरह से मान लीजिए आपके क्लासरूम में 5 बच्चे हैं जो पिछले 5 वर्ष से अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो 5 वर्षों से उन विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत जो उपलब्धि है उसका जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो ये क्या होता है, केस स्टडी। इसी तरह से अगर एक शिक्षक बहुत बेहतर कर रहा है अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा करे, चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो या कोई भी, तो लोग आते हैं उसके ऊपर केस स्टडी करते हैं कि भाई ये अपने क्षेत्र में कैसे अच्छा कर रहा है। तो केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी निश्चित चीज, किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित समूह के ऊपर जब हम अध्ययन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम जो है शोध कहते हैं, इसे हम केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी को यहाँ पे देखिए, केस स्टडी समझ बढ़ाने के लिए हमें मदद करता है। प्राकृतिक रूप से जो जैसा हो रहा है ठीक उसी प्रकार से हो रही प्रक्रिया को हम देखते, समझते और फिर उसका विश्लेषण करने में हमें केस स्टडी मदद करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। केस स्टडी का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ देखिए, जैसे कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर। लोग आमतौर पर पिछले 10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ रही है या घट रही है, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, इसके ऊपर लोग केस स्टडी करते हैं। एक निश्चित समुदाय के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, क्यों बार बार जो है बिहार में या किसी दूसरे क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी बार बार आ जाती है, तो लोग उस बीमारी के ऊपर केस स्टडी करते हैं। क्यों एक बच्चा बहुत अच्छा करता है और दूसरा बच्चा अच्छा नहीं करता, प्रकृति और जो है शिक्षण में क्या संबंध है, इसके ऊपर केस स्टडी करना। प्रकृति में प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ सकता है, एक क्षेत्र विशेष के ऊपर इस प्रदूषण का प्रभाव क्या हो रहा है, इसकी केस स्टडी करना। ये सारे उदाहरण है आपके केस स्टडी के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इन सारे प्रश्नों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ये क्वेश्चन आपके काम के हैं, इनका PDF भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।